के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी पर चुनाव आयोग जितना घिरता जा रहा है, विपक्ष जितना उसको निशाने पर ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जितनी जलालत हो रही है, उसके बावजूद वोट चोरी को लेकर वो अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन करता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पूरे देश भर में एसआईआर को लागू करने की कोशिश कर रहा है, पश्चिम बंगाल से वोट चोरी को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं कि वहां पर अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले वहां क्या कुछ किया जा रहा है। कुछ अखबारों में खबर ये छपी है कि वहां पर करीब 40% जो नाम आए हुए हैं वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एप्लीकेशन आए हुए हैं, उसमें 40% से ज़्यादा एप्लीकेशंस को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो इसको लेकर वहाँ एक बड़ी विरोध की स्थिति बनती जा रही है। पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि एसआईआर के जरिए एनआरसी को बैकडोर से लाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी को लेकर विधानसभा में भी पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन किस तरीके से खामोशी के साथ चुनाव आयोग वही कुछ वहां पश्चिम बंगाल में भी करता दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से बिहार में करता रहा और अचानक एक दिन उसने एसआईआर की घोषणा कर दी। ये अलग बात है कि ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर अभी भी आगे ही बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। उसके ऊपर सुनवाई में या उसके ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं, आदेश रहे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। और दूसरी ओर यहाँ उपराष्ट्रपति पद के लिए जो 9 तारीख को मतदान होने हैं, चुनाव होना है, उस पर अब बड़ा पेच फंस गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। और जो संसद में दलीय स्थिति देखा जाए, यानी सदस्यों की संख्या देखा जाए, तो बिल्कुल आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के सांसदों की संख्या ज़्यादा ज़रूर दिख रही है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट मजबूत नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया है और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। क्यों मानकर चल रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव को जीतने की क्या कोशिशें हो रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं वोट चोरी को लेकर पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है। अमलेंदु जी, बहुत हैरान करने वाली खबर है। अगर हम लोग टेलीग्राफ अखबार ने एक बड़ी व्यापक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट छापी है और वहाँ पर कई सारे लोगों से बात की है, चुनाव आयोग के सूत्रों से भी बात की है और बताया है कि 40% से ज़्यादा आवेदन खारिज कर दिए गए। बिल्कुल समीर जी, जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है वो काफ़ी कुछ प्रकाश डालती है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर से पहले ही वोट चोरी शुरू हो गई है जी। और वैध मतदाताओं के नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। अखबार की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है समीर जी कि 1 जून से 7 अगस्त के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 10 लाख आवेदन जो थे वो चुनाव के पास पहुंचे। इनमें से 6 लाख पर कार्रवाई की गई और शेष जो 40.23% थे उनको खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग का कहना यह है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये फर्जी दस्तावेज थे। अब 2026 में बंगाल का चुनाव है और उससे पहले जिस तरीके से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की संभावना बताई जा रही है कि वहाँ भी एसआईआर होगा, और अभी तो खबर ये आ रही है कि शायद पूरे देश में एक साथ एसआईआर चुनाव आयोग कराएगा। तो अगर ये इसको है तो इसको लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने इसको पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने को कहा है और उन्होंने कहा है कि ये गरीबों और हाशियों पर पड़े लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है जो भाजपा को वोट देने की संभावना नहीं रखते हैं जी। अब अखबार ने एक नौकरशाह के हवाले से बताया है समीर जी कि पिछले 2 महीनों में चुनाव आयोग को नाम दर्ज कराने के लिए मिले आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जा रहा है कि लोगों ने एसआईआर से पहले ही मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर दिए थे और खारिज होने वाले आवेदनों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो अब काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और सीधे सीधे निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आ गए हैं और ज्ञानेश कुमार को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और अच्छा, ये जो खबर है समिति उसमें ये आया कि कुछ खास जिले हैं जैसे पूर्वी मिदनापुर है और दक्षिण 24 परगना है, इनमें सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं
ये आ रही है बात। जी। और यानी कि जो ऐसे मतदान मतलब जो क्षेत्र समझे जाते हैं जहां भाजपा का मतदाता बिल्कुल नहीं है और विपक्ष का ही मतदाता है, वहां ये नाम बड़ी संख्या में काटे गए हैं। तो ये आरोप लग रहे हैं कि ये सांप्रदायिकरण जो है इसका वोटर लिस्ट का चुनाव आयोग कर रहा है। ये आरोप भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया है। जी, तो ये बड़ा आरोप यहाँ लग रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर के पहले की स्थितियां बनाता दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिहार में बनी थी, उसको लेकर अब वहां भी एक संघर्ष की संभावना दिख रही है और राजनीतिक संघर्ष की संभावना, चूंकि पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह चुकी हैं और इसके लिए चुनाव आयोग से भी उनका प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है कि वो एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे और एसआईआर के जरिए कैसे एनआरसी थोपने की कोशिश हो रही है, ये आरोप उन्होंने पहले ही लगाए थे। विधानसभा में भी पिछले दिनों किस तरीके से इसको लेकर हंगामा हुआ था और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे वोट चोर कहा था चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी, और यानी केंद्र सरकार को। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि ये मामला चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 8 तारीख को ही सुनवाई होनी है, परसों अगली सुनवाई। और इधर भी चुनाव आयोग अपनी किसी तरह की जो गतिविधियां हैं, कार्यशैली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट का किसी तरह का खौफ उसको नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से बार बार उसको लताड़ लग रही है। हाँ, समझिए सुप्रीम कोर्ट से बार-बार लताड़ लग रही है और कसकर लताड़ लग रही है, लेकिन उसके जी। बावजूद चुनाव आयोग सुधरने को तैयार नहीं है। अब अभी तो सवाल ये है कि आप एसआईआर करा सकते नहीं करा सकते, सुप्रीम कोर्ट में ये बहस भी लंबित है और बिहार एसआईआर को लेकर ही है। लेकिन चाहे बिहार में एसआईआर हो, चाहे बंगाल में एसआईआर हो या पूरे देश में एसआईआर हो, कहीं भी एसआईआर हो, एसआईआर को लेकर ये है कि एसआईआर चुनाव आयोग करा सकता है कि नहीं करा सकता है, इसकी वैधानिकता को लेकर ही अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो कैसे आप एसआईआर को पूरे देश में लागू करने की या कहीं भी करने की आप बात कर सकते हो, किस तरीके से आप वोट काट सकते हैं। आप अगर वोट काट रहे हैं, आप खारिज कर रहे हैं, तो वो आधार क्या है जिसके आधार पर आप वोट खारिज कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, जो कि नहीं बताया जा रहा है। तो चुनाव आयोग फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और 8 सितंबर को यानी सोमवार को इस पर सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी हम लोग लाइव बताएंगे भी जहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से डंडा खाने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट अब किस तरीके से सख्त कार्रवाई करता है उसके ऊपर और किस तरीके से उसकी मुश्किल कसता है। जी बिल्कुल, लेकिन बार बार ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से हो रही है, ये हम देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में अब जिस तरह से एसआईआर को लागू करने की कोशिश हो रही है, वहां मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उनको कैसे खारिज किया जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जो कि टेलीग्राफ अखबार ने एक बड़ी रिपोर्ट आज वहां पर प्रकाशित की है। और उसको लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक हंगामा वहां शुरू होने वाला है। लेकिन पिछले दिनों भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ था और किस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सदन के भीतर निशाना साधा था, वो भी हम देखते हैं। और उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे चुनाव आयोग के ऊपर। तो देखते हैं क्या कहा था विधानसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इस तरह से बिहार से और पश्चिम बंगाल में पूरे देश भर में चुनाव आयोग के ऊपर चस्पा हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग उन आरोपों को पूरी तरह से दरकिनार कर उसी दिशा में आगे ही बढ़ता जा रहा है अमलेंदु जी। और जिस तरह से ये विधानसभा में वोट चोर के नारे लगे, खुद मुख्यमंत्री लगा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई दबाव या वहां की फटकार समझ में आ रही है और न ही जनता का दबाव समझ में आ रहा है कि बिहार में किस तरीके से जो यात्रा हुई है पिछले दिनों, वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की, कैसे लोग वहां आकर उन्होंने वोट चोरी को लेकर अपनी बातें बताई है। लेकिन चुनाव आयोग अपने ही ढर्रे पर चलता दिख रहा है। हाँ, चुनाव आयोग अपने ही ढर्रे पर चलता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग में एक तब्दीली ही आई है समीर जी कि 1 सितंबर के बाद से उसके डेली बुलेटिन आना बंद हो गए हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने खारिज हो गए, कितने कागजात आ गए, ये बंद हो गए। लेकिन जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल उठाती है समीर जी, और ये खबर बता रही है कि चुनाव आयोग जो है मतदाता सूची के नाम डालने में शायद सतर्कता बरता है, क्योंकि उसे पता चला है कि बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों पर कई मतदाताओं के नाम फर्जी कागजात के आधार पर शामिल किए गए। ये अखबार का कहना है कि चुनाव आयोग के सूत्रों से उसको ये खबर मिली है। पूर्वी मिदनापुर के मोइना, दक्षिण 24 परगना के बरईपुर पूर्वा की मतदाता सूचियों में अनियमितताएं पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को 4 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब था क्या, अब सूत्र के हवाले से यह अखबार लिख रहा है कि राज्य ने इन
दोनों विधानसभा सीटों के ईआरओ यानी निर्वाचन पंजीकरण जी। अधिकारी और एईआरओ सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ समय मांगा। लेकिन चुनाव आयोग के कड़े कदमों ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब मतदाता सूची में दर्ज हर प्रविष्टि की दोबारा जांच कर रहे हैं। अब ये इसका कहना है कि चुनाव आयोग ने पाया कि फर्जी नामों के मामले उन स्थानों पर बहुतायत में पाए गए जहां बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ जो हैं उन्होंने घर का दौरा नहीं किया और संविदा पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने ईआरओ के लॉगिन के क्रेडेंशियल का उपयोग करके नाम दर्ज कर लिए। हाँ। अब ये बड़ा घपला चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है। जी हाँ। तो बिहार में ये घपला क्यों नहीं हो सकता? हाँ, और हुए थे हुआ बहुत सारी रिपोर्ट बता रही थी। अब ये घपला जो चुनाव आयोग का पकड़ा गया है इसको लेकर चुनाव आयोग जो है अब उसने वहाँ पश्चिम बंगाल में कर दिया है कि बीएलओ की नियुक्ति जो है वो ग्रुप सी और उससे ऊपर के सरकारी कर्मचारियों में से ही करना अनिवार्य कर दिया है और किसी भी संविदा डेटी एंट्री ऑपरेटर को चुनाव संबंधी कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में समझिए 4.5 लाख से ज्यादा ये रखे गए स्वयं सेवक जो बताए गए वो यही थे डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा वाले। तो ये अब जब गड़बड़ी आप और इनके लिए आपको लोगों को याद है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा था ये बताया जाए ये है कौन, इनकी निष्ठा क्या है, ये किस पार्टी के हैं। बाद में पता लगा कि बहुत सारे तो बीजेपी के लोग थे और बीएलओ के साथ बैठे हुए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी वहां पर बैठकर और ये फॉर्म भरवा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये फॉर्म भरवा रहे थे और तो बीजेपी के पदाधिकारियों से मतदाताओं की नोकझोंक भी हुई। ये भी हमने देखने में आया। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा जो आवेदन निरस्त किए गए समीर जी वो आप समझिए मुर्शिदाबाद इसमें सबसे ऊपर है जहाँ 56.4% यानी लगभग 57% के आवेदन जो थे वो निरस्त कर दिए गए। इसी तरीके से कूच बिहार यहाँ 45% 44.83%, उत्तर दिनाजपुर 44.81% लगभग 45%, दक्षिण 24 परगना 44.68% लगभग 45%, मालदा 41.2% और नादिया 42.11% यहाँ जो थे वो रद्द कर दिए गए नए आवेदन जो थे वो। अब इसका कोई कारण नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया गया, लेकिन अखबार कह रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसको बताया कि हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कई अवैध प्रवासियों ने एसआईआर के पहले मतदाता सूची में शामिल होने की कोशिश की हो। यह भी संभव है कि राजनीतिक दलों ने फर्जी कागजों के आधार पर फर्जी आवेदन किए हों ताकि वे वोटर कार्ड का इस्तेमाल प्रॉक्सी वोटिंग के लिए कर सके। अब ये चुनाव आयोग खुद कह रहा है तो जो यहाँ कह रहा है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, और महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं महादेवपुरा का और कर्नाटक का, वहाँ क्यों नहीं हुआ होगा, हरियाणा में क्यों नहीं होगा जब आप यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। यानी एक राज्य में ऐसा हो सकता है और बाकी राज्यों में जहाँ बीजेपी जीती वहाँ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए। फिर ये है कि अब ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के सूत्रों से अखबार कह रहा है कि इस अस्वीकृति के बावजूद बंगाल के सीईओ का जो कार्यालय है उसको अभी तक एक भी जो है वो शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कांग्रेस ने आवेदनों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं सौम्या एच रॉय, उन्होंने इसे एसआईआर का अग्रदूत बताया है और एच रॉय ने कहा कि बंगाल के लिए आप इसे एक प्रोटो एसआईआर कह सकते हैं। ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अमित शाह के आदेशों का पालन करते हुए इसको कर रहे हैं और उच्च प्रतिशत वाले जिले बताते हैं कि ये प्रक्रिया सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से भी दूषित है। यानी खासतौर से जो उत्तरी दिनाज है, 24 परगना है, मिदनापुर है, कूच बिहार है, ये सब जिले जो लिए गए हैं जहाँ सबसे ज्यादा आई है, तो इसका मतलब सांप्रदायिक आधार पर यहाँ वोट काटे जा रहे हैं। ये जो है आरोप लगाया है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो है सौम्या एच रॉय, उन्होंने। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा है कि इसको, हालांकि उन्होंने बिहार से इसकी तुलना नहीं की है, लेकिन राज्य सचिव है मोहम्मद सलीम, उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि तृणमूल और भाजपा अपने पक्ष में संतुलन बनाने के लिए मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने की कोशिश कर रही है। तो ये आरोप अब लग रहे हैं, तो अब ये देखना जाता है आगे क्या होता है। बिल्कुल, इसको लेकर एक जिस तरह से एसआईआर वहां पर लागू करने से पहले ही वोटों को लेकर मतदाता सूची में किस तरीके से खेल हो रहा है इसको उजागर किया है अखबार ने। और नए नाम शामिल करने के लिए जो आवेदन किए गए हैं उनमें से 40% से ज्यादा, करीब 10 लाख के करीब वहां पर आवेदन आए और इसके लिए एप्लीकेशन दिए गए कि उनके नाम शामिल किए जाए। उनमें 4 लाख से ज्यादा आवेदन को खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, बिना कोई कारण बताए कि क्यों नहीं किया जा सकता। अभी बड़ा इसको लेकर निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं और अभी इसको चूंकि ताज़ा तरीन खबर है, अभी इस पर और राजनीतिक हंगामा होना है। लेकिन सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि जिस एसआईआर की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में
एसआईआर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं चुनाव आयोग के लिए, उसकी इस जो अधिकार है उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। लेकिन उस चुनौती का अभी जवाब नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पर दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे शुरू कर दिया गया है, ये अब सोचने वाली बात है, गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या नहीं है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर रहा है, चुनाव आयोग दूसरे राज्यों में एसआईआर करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? गंभीर सवाल है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल है और इसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव हैं मोहम्मद सलीम, उन्होंने कहा है कि बिहार में मामला अलग है। उस राज्य में पंजीकृत मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, यह आवेदनों को अस्वीकार करने से अलग है। टीएमसी और भाजपा जो मतदाता सूची का उपयोग करके जनसांख्यिकी बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं, एक संदिग्ध भूमिका निभा सकती हैं और इसी वजह से बड़े पैमाने पर आवेदन खारिज किए जा सकते हैं। अतीत में हमने फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी की ओर इशारा किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग को केवल आवेदन खारिज करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव आयोग की ओर से कोई गड़बड़ी हुई है तो हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन्हें इस तरह के आवेदन खारिज करके उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा, ये मोहम्मद सलीम ने कहा है। जी। तृणमूल कांग्रेस ने जो है अपने नेता अभिषेक बनर्जी जो हैं उनके रुख को दोहराया और कहा है कि एसआईआर का मतलब वास्तव में साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है और ये कार्रवाइयाँ व्यापक नापाक मंसूबों का हिस्सा लगती हैं। और कहा है टीएमसी ने कि पहले वे असली मतदाताओं को बाहर करना चाहते हैं, दूसरा वे पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनसीआर लाना चाहते हैं। और ये दोनों ही ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं, जो आंख मूंद कर अपने राजनीतिक आकाओं के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह निर्वाचन सदन भाजपा की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, ये कहना है राज्यसभा की सदस्य हैं टीएमसी की रीता बनर्जी, उनका समीर जी। और उन्होंने आगे कहा कि इसमें से कुछ चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बंगाल है और एक बिल्कुल अलग मैदान है जहां तृणमूल कांग्रेस पहले से पहरा दे रही है। हर चीज़ की जांच की जाएगी और हर गलती को चुनौती दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो एसआईआर को लेकर अब पश्चिम बंगाल में भी हंगामा शुरू हो गया है। चुनाव आयोग किस तरीके से बैकडोर से या एसआईआर के पहले ही वहां क्या कुछ कर रहा है, वोट चोरी का मामला वहां भी अब किस तरीके से हावी होने जा रहा है, वो स्पष्ट है। टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है कि वहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही कैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के उनके अधिकार को ही खारिज कर दिया जा रहा है। एप्लीकेशन को ही स्वीकार नहीं किया जा रहा है, कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। और 40% से ज़्यादा आवेदन इस तरीके से निरस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एसआईआर के ही मुद्दे पर और भी कई जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है बिहार में, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 8 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि पूरे राज्य में एसआईआर लागू करने की कोशिश में लगा हुआ है चुनाव आयोग, जबकि सुनवाई अभी इस बात पर हो रही है कि एसआईआर करने का अधिकार उसको है या नहीं। हाँ बिल्कुल समझिए, अभी तो इसी पर पूरी बहस है कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये मतलब चुनाव आयोग की जब फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सब जुडिस है, तो आप दूसरे राज्यों में इसको कैसे लागू कर सकते हैं, ये सवाल जो है वो उठ रहा है। अगर आप दूसरे राज्यों में इसको लागू कर रहे हो तो मतलब आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, चूंकि ये मामला सब जुडिस है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है ये मालूम पड़ेगा। 8 सितंबर को याचिका करता है, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलाते कि नहीं दिलाते हैं। बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था और उस पर ये कहा गया था कि इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में चूंकि अभी काफ़ी दूर है तो हो सकता है कि अब बंगाल पर भी चर्चा हो। इसके साथ साथ चूंकि अगर एसआईआर पर होगा कि चुनाव आयोग करा सकता है कि नहीं करा सकता है, तो फिर वो बिहार के ही लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होगा कि चुनाव आयोग पूरे देश में करा सकता है कि एसआईआर नहीं करा सकता है। जी। अभी तक की जो कानूनन स्थिति है समीर जी, जो याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान में और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर का मतलब है कि आप नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, जो आप नहीं बना सकते। बिल्कुल। आप केवल वोटर
इसका रिवीजन कर सकते हैं, आईआर कर सकते हैं, जी। जो आप समय समय पर करते रहते हैं। ये प्रक्रिया साल भर 12 महीने 24 घंटे चलती रहती है। तो ये याचिकाकर्ताओं का तर्क है। तो अब इस पर जो है ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को एसआईआर कराने पर रोक लगाता है कि नहीं लगाता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जी। चुनाव आयोग की तमाम शक्तियां एक तरीके से कहा जाए वो छीन ली हैं, और वहाँ जिला विधिक प्राधिकरण जो है जी। उनको जो है वो शक्तियां दे दी हैं, और वहाँ कहा गया है कि वो जो स्वयंसेवक नियुक्त करेंगे वो जिला जज को अपनी गोपनीय रिपोर्ट देंगे, यानी चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट नहीं जाएगी समिति। जी। तो इतना कड़ा फटकार लगने के बाद और एक तरह से कहा जाए बेइज्जती होने के बाद भी चुनाव आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि 8 तारीख को क्या जवाब देता है। उससे ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि जब मामला प्रीजुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है, उस पर सुनवाई होनी है, बावजूद उसके उस मामले में चुनाव आयोग क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग क्यों लोगों को नोटिस जारी कर रहा है, और यही नहीं पूरे देश में लागू करने की खबरें क्यों प्लांट करवा रहा है। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं अमलेदु जी, निश्चित तौर पर वो खबरें चुनाव आयोग की ओर से प्लांट करवाई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। ऐसा पहले भी, इसके पहले भी कई बार ये हो चुका है कि चुनाव आयोग जो कुछ खुद कहना चाहता है वो खबरें पहले अखबारों में छपती हैं और उसके बाद फिर उसमें खुद, ताकि सीधे सीधे उसका उसमें योगदान न रहे। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही, सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो एक बड़ा मामला, और जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में, चूंकि पश्चिम बंगाल में भी अगले ही साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इधर चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में तो चुनाव आने वाले ही है कुछ दिन में, और शायद अगले कुछ दिनों में उसकी घोषणा भी हो जाए। लेकिन इधर एक दूसरा चुनाव जो बहुत इस समय चर्चा में है और सुर्खियां बटोर रहा है, वो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो ये सीट, उनकी जगह खाली हुई है, उस पर चुनाव हो रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। पलड़ा जो अगर सदस्यों की संख्या देखा जाए पार्लियामेंट में, एनडीए का भारी दिख रहा है। बावजूद इसके एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी ज़्यादा एनडीए की बेचैनी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और कल जो है समीर जी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने खुले तौर पर दावा किया कि वो जहाँ भी जा रहे हैं, इंडिया के उम्मीदवार, उन्होंने खुलेआम ये दावा किया कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। वो 100% मुतमईन हैं, उन्हें यकीन है कि ये चुनाव वो जीत जाएंगे, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि उन्होंने जो दूसरे उम्मीदवार हैं यानी एनडीए के उम्मीदवार जो हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके विषय में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ये उनका कहना है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि डॉक्टर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा क्या, किस तरीके से उन्होंने उम्मीद जताई कि वो 100% जीत जाएंगे। क्यों उनको 100% जीत की उम्मीद क्यों है, सुन लेते हैं बी सुदर्शन रेड्डी को क्या कहा है उन्होंने। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन सीटों के लिहाज से एनडीए से पीछे है, बावजूद इसके उन्हें भरोसा है कि वो जीत जाएंगे। तो ये भरोसा यूं ही नहीं है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की जब से घोषणा हुई है अमलेंदु जी, तब से वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, उनके ग्रुप से मिल रहे हैं। और भरोसे के पीछे और भी कई कारण हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर बेचैन दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से बेचैन दिखाई पड़ रही है, और शायद अमित शाह से परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। बीजेपी की हार हो सकती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, तो कमान सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। 8 सितंबर को जो है शाम को डिनर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से एनडीए के सांसदों को, ताकि उनको रोका जा सके, क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके, ये देखा जा सके कि डिनर में कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया। जो नहीं आया तो उसको फिर मनाने मुनने की जो भी होता वो किया जा सके। लेकिन अब समीर जी, अभी तक होता ये था कि किसी सांसद का जन्मदिन हो तो उसको ट्विटर पर जो थी शुभकामनाएं दे दी जाएं, लिख दिया जाए कि भाई आप जो है आप स्वस्थ रहें, ये रहें, वो रहें। अब गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो फोन कर रहे हैं उन सांसदों को जो विपक्ष के हैं, उनको फोन करके और बधाई दे रहे हैं। और समीर जी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अभी समझा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले असल में जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मऊ से राजीव राय जी, उनको गृह मंत्री अमित शाह ने
फ़ोन किया और फ़ोन करके बधाई दी, और वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया स्पीकर पर राजीव राय को बधाई दे रहे हैं जी। अमित शाह जी, और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि अमित शाह जी जो है वो राजीव राय को बधाई दे रहे हैं फ़ोन जी। करके। तो भाई इससे पहले कितने विपक्ष के सांसदों को अमित शाह जी के फ़ोन आए जन्मदिन के अवसर पर, ये सोचने वाली बात है समझिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है किसी को भी नहीं गए, नहीं गया, जी हाँ। है ना। और अब जो है अगर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अमित शाह जी खुद फोन कर रहे हैं इसी के बहाने सही, तो समझा जा सकता है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी कह रहे हैं कि उनकी 100% जीत पक्की है, शायद भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनका उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इस चुनाव में हार रहा है। और इसके पहले अमलेंदु जी, अब आप लोगों ने चर्चा भी की थी कि सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है, सामना में उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि यहाँ क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, और न केवल एनडीए गठबंधन के घटक दलों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। और अगर कहीं थोड़ा बहुत भी क्रॉस वोटिंग होती है तो ये सीधे सीधे नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल जो है, बहुत एक डिफरेंस जो है अंतर सीटों का बहुत थोड़ा है। और इंडिया गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है एनडीए गठबंधन की तुलना में, चूंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है सांसद इसमें वोट डालते हैं, और वोट जो होता है ये गुप्त मतदान से होता है, इसके लिए कोई व्हिप नहीं जारी किया जाता। निश्चित तौर पर बेचैनी बढ़ी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि सांसदों के चुनाव में वो अपने कैंडिडेट को बुरी तरीके से एक जगह हरवा चुके हैं। वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अभी कुछ ही दिन पहले जो कुछ हुआ है उससे कहा जाता है कि वो छाछ भी अब फूंक फूंक के पी रहे हैं और विपक्षी नेताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन करके बधाई दे रहे हैं। लेकिन कितना कारगर होगा ये, चूंकि जो कहा जा रहा है, अगर हम सामना की बात करें, जो आर्टिकल लिखा था उसमें संपादकीय उसके मुताबिक ये अगर क्रॉस वोटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी में, उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही होंगे, ये सीधे तौर पर लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल 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 सीधे तौर पर यही लिखा हुआ था सभी जी। और बुरी तरीके से ये जो फसन जो है वो देखी जा सकती है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से समीर जी पेच फंसा हुआ है, एक तो ये जो शायद समय से पहले बीजेपी ने सोचा होगा कि ये उसका मास्टर स्ट्रोक होगा, तो जो 30 दिन वाला विधेयक लाया गया एमपी और मिनिस्टर्स के लिए कि उनकी गिरफ्तारी पर जो है वो उनका छीन लिया जाएगा। तो जैसा कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया गया कि वो गवर्न ना करें, लेकिन हो सकता है कि इसने उल्टा काम किया हो, क्योंकि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समझ में आ रहा हो कि सबसे पहले इसका निशाना वही बनेंगे, तो इसलिए सरकार गिराना जरूरी है। तो सरकार गिराने के लिए पहली जो स्थिति है वो होगी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। इधर समीर जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जब वोटिंग हुई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद और एनडीए के 9 सांसद, यानी कुल मिलाकर एनडीए के 20 सांसद जो थे वो व्हिप जारी होने के बाद अनुपस्थित रहे लोकसभा में। तो ये केवल लोकसभा की स्थिति थी, और स्थिति बदली हुई है राज्यसभा की। तो अब अगर राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी इसी तरीके से लोग गायब हो जाते हैं, यहाँ तो विपरीत लागू नहीं होता है। और जो अंतरात्मा की बात की जा रही है, और अंतरात्मा की आवाज़ अगर आंध्र प्रदेश के टीडीपी के कल्याण जो पवन कल्याण की उनकी जन सेना है, उसने जो बीआरएस हो गई अब केसीआर की, उसने और वाईआरसीपी ने अगर सुन ली ये अंतरात्मा की आवाज़, उनके ऊपर दबाव पड़ गया, तेलुगु भिज्जा गया, असर अगर पड़ गया, तो समीर जी फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बहुत एक प्रकार है बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले एक जो है गिफ्ट जो है वो प्रधानमंत्री को ये मिल सकता है। और इसको ले क्रॉस वोटिंग का, और इसको लेकर अमलेंदु जी आज एक अखबार ने बहुत एक बड़ी रिपोर्ट छापी है, अंग्रेजी के अखबार ने, और ये कहा है कि इस समय जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर, यानी वहां पर सीटों की संख्या को लेकर जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार इस उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही उस मुद्दे को भी सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको सीटें ज्यादा मिले जिस तरीके से 2020 में, और बीजेपी इस ऐसा कतई होने देना नहीं चाहती है। बहुत जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले
एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, बिल्कुल समीर जी, जो एनडीए में चल रहा है वो बीजेपी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से एनडीए में टूटन देखने को आ रही है, तमिलनाडु का ही एक दल जो है वो एनडीए से अलग हो गया जी। और बीजेपी को विश्वासघाती बताते हुए था वो अलग हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एनडीए जो है वो उसके अंदर स्थितियाँ ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हथेली लगाकर जो बांध में रिसाव हो गया उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। जी। लेकिन ये जो बांध जो रुका हुआ है, क्या ये टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि जो दबाव है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। मानसून इस समय जो पूरे देश भर में त्राही त्राही उसने मचाई हुई है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है समीर जी। तो ये बाढ़ जो है ये एनडीए के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उस बाढ़ को नरेंद्र मोदी कैसे रोकते हैं ये देखना होगा। क्योंकि बहुत चिंता सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को ही हो रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई खेल हो गया तो इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसका सीधा असर सरकार पर पड़ेगा और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। और ये असर इसका खेल होने का जो आशंका दिखाई पड़ रही है वो न सिर्फ दिखाई पड़ रही है आंध्र प्रदेश से यानी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, बल्कि वो दिखाई पड़ रही है बिहार से भी। और बिहार में इस समय चुनाव होने हैं आने वाले कुछ दिनों में। एसआईआर को लेकर वहां पर बीजेपी पहले से घिरी हुई है। जेडीयू के तमाम नेता खुलकर एसआईआर के विरोध में दिखाई पड़े हैं। भले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से उस पर कोई बयान ना आया हो, लेकिन ये साफ है कि वहां जेडीयू के भीतर भी एसआईआर को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने ये सारा कुछ किया है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, यानी एनडीए के उम्मीदवार की अगर हार हो जाती है, तो ये एक बड़ा झटका होगा। और बड़ा झटका इसलिए भी होगा क्योंकि सरकार तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की बदौलत ही वहां पर इस समय टिकी हुई है, उसी के बैसाखी पर टिकी हुई है। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अगर इन्हीं दोनों पार्टियों की ओर से कोई गड़बड़ी होती है, यानी जो अंतरात्मा की आवाज़ है अगर नहीं देते हैं, खासतौर पर अगर ये देखा जाए कि इन दोनों पार्टियों के लिए अमलेदु जी, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका प्योर जो संघ पृष्ठभूमि से आना, ये भी उन दोनों पार्टियों को नहीं समझ में आ रहा है, या ये कह लें कि उनके सांसदों को नहीं अपील कर रहा है। और दूसरी ओर बी सुदर्शन रेड्डी का तेलंगाना से होना, तो जो आंध्र की जो तेलंगाना की जो अस्मिता है उसको लेकर एक जो अट्रैक्शन है, और लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तो एक जो कुछ एक गणित बन रही है ये बीजेपी के लिए बहुत एक परेशान करने वाली है। हाँ, बिल्कुल ये बीजेपी के लिए काफ़ी परेशान करने वाली है समीर जी। चूँकि ये गणित जो है ये सीधे सीधे जो बन रहा है ये मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं बीजेपी के अंदर भी और एनडीए में भी जी। और जिस तरीके से अब एनडीए के दल जो हैं वो अब एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और चूंकि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर स्थिति के इस समय प्रधानमंत्री हैं, और अगर कमजोर स्थिति के प्रधानमंत्रियों का नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं तो उनको रोकना जरूरी है। शायद ये समझ में आ रहा है मतलब एनडीए के दलों को। तो ये एनडीए के दल जो है अब ये दबाव बनाने की कोशिश जो है इसीलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये स्थितियां जो हैं ये नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी नहीं हैं, और उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए एक झटका बड़ा सा जो है वो लग सकता है समीर जी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। और अगर ऐसा होता है, अब होता है नहीं होता अभी हम यहाँ ये कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार जो होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही समझे जाएंगे। क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी में भी उनके खिलाफ असंतोष है। आरएसएस भी जो है असंतोष की बातें वहाँ से आती रहती हैं कि उस आरएसएस में भी नरेंद्र मोदी को लेकर असंतोष है। और सबसे बड़ी बात यह है समीर जी कि जो बीजेपी में लोग हैं नरेंद्र मोदी के विरोधी और जिनका नरेंद्र मोदी ने लगातार अपमान किया है, उनको लगता है कि शायद ये एक मौका जो है नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब चुकता करने का आ गया है। बिल्कुल। और इधर नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का एक अच्छा मौका है कि इस चुनाव का ये बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, और बीजेपी के साथ बार्गेनिंग का एक बढ़िया मौका है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो बिना नीतीश कुमार के चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। नीतीश का चेहरा उसके लिए ज़रूरी है, और नीतीश कुमार पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उनका ये भी दावा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा सीटें दी थी, इसलिए बिहार के विधानसभा के चुनाव में उनको सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए।
लेकिन विपक्ष जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के लिए एक जरूरी चेहरा है, लेकिन विपक्ष उनके 20 साल के शासनकाल को आगे रख रहा है, सुशासन को। एक तेजस्वी यादव ने एक जो ट्वीट किया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से वहां की शिक्षा व्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है उन्होंने। और कानून व्यवस्था की चर्चा तो लगातार हो ही रही है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी में 70 वोकेशनल कोर्स चलते थे। नीतीश मोदी एनडीए सरकार के चलते इन 20 वर्षों में 56 कोर्स बंद हो गए। हे मंगल राज वाले छात्र युवा विरोधी डबल इंजन पर सवार शिक्षा के दुश्मनों, क्या आप जानते हैं किन कारणों से ये वोकेशनल कोर्स बंद हुए हैं? नहीं जानते तो जानिए। नियमित शिक्षकों की कमी, लैब और लाइब्रेरी की कमी, पुस्तकों की अनुपलब्धता, लाइब्रेरियन की कमी, सुविधाओं की कमी, महंगी फीस, प्लेसमेंट की कमी, प्लेसमेंट सेल की कोई व्यवस्था नहीं, जगह की कमी तथा सरकारी अनुदान की कमी सहित अनेक कारणों की वजह से 108 वर्ष पुरानी पटना यूनिवर्सिटी को बीजेपी नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया है। इन लोगों ने युवाओं को नौकरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बजाय नफरत, झूठ, हिंसा, हिंदू मुस्लिम और जुमलेबाजी वाला संघी ट्यूशन देना शुरू किया है। तब से शिक्षा व्यवस्था और नौकरी रोजगार चौपट है। साथियों, 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली इस भ्रष्ट एनडीए सरकार को हटाकर बिहार को नई सोच, नए विजन और नई दृष्टि की सरकार चाहिए, ये लिखा है तेजस्वी ने। और एक अखबार की उस रिपोर्ट की कटिंग लगाई है कि 2 दशक में 50 से अधिक वोकेशनल कोर्स बंद, कई में 0 सेशन। और जबकि यहाँ केंद्र सरकार का अगर देखा जाए तो वो तमाम इस तरह के कर रही है मेक इन इंडिया और ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा, और वहाँ वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो बंद हो रहे हैं। असल में समीर जी, इसके पीछे एक बड़ा जो कारण है वो ये है कि तो शिक्षा का ज़बरदस्त तरीके से निजीकरण किया जा रहा है जी। जो सरकार के अनुदान से चलने वाले शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी सब जो क्या कहा जाता है उसको स्वतः स्वावलंबन स्व-वित्त पोषित नहीं, स्वामित्व पोषित तो अलग अलग है। स्वामित्व पोषित तो वो तो प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन जो सरकार के अनुदान पर चलने वाली यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है वहाँ स्वावलंबन के नाम पर जो है वहाँ शिक्षा का कवाड़ा किया जा रहा है कि आप अपना संसाधन खुद जुटाइए। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कहा जा रहा है तो बेतहाशा वृद्धि जो है फीस में की जा रही है। तो यानी अब गरीब का बच्चा पढ़ने ही ना पाए, इसके इंतजाम मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जो हैं वो एक वर्ग जो है साधन संपन्न उसके ही कब्जे में रहे, इसको लेकर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में 50 से ज़्यादा वोकेशनल कोर्स जो है पटना यूनिवर्सिटी में बंद कर दिए गए। पहले 70 कोर्स होते थे और अब केवल 14 चल रहे हैं। तो ये लेकर एक उन्होंने सवाल उठाया है इस सरकार के ऊपर। समीर जी जी बिल्कुल, ये सरकार के ऊपर, और सरकार इसी सरकार की यानी नीतीश कुमार की फेस वैल्यू पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। एनडीए में उसको चेहरा बनाए रखना चाहती है, लेकिन 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के ऊपर भी भारी पड़ रही है और बीजेपी के ऊपर भी। और उस पर जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, यानी यहाँ एसआईआर का मामला जिस तरह से इस समय लोगों के भीतर चल रहा है कि कैसे उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, अब बिहार से आगे जाकर ये पश्चिम बंगाल में भी चला गया है। तो इसको लेकर एक दूसरा ही माहौल वहाँ बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले जिस तरह से बिहार में वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा चल रहा है वो देखने लायक है। और नीतीश कुमार की कोशिश है कि वो दोनों काम अपना करवा लेना चाहते हैं। हालांकि अब उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करने की उम्मीद तो बहुत कम ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश में है। बीजेपी पर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि जो घटक दल हैं दूसरे, उनको बीजेपी अपने कोटे से दे। हाँ, ये दबाव डाल रहे हैं। और कुल मिलाकर समीर जी उनका दबाव इसी पर है नीतीश कुमार का कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ही जो है वो सारी चीज़ें फिट कर लें और घोषणाएं करा लें। लेकिन बीजेपी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये नीतीश कुमार कितना दबाव बना पाते हैं ये देखा जाएगा कि कल परसों तक कोई घोषणा होती है कि नहीं होती है। और अगर कोई घोषणा नहीं होती है तो नीतीश कुमार भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। ये हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हुआ, अमित शाह जी के प्रत्याशी संजीव बालियान हार गए, राजीव प्रताप बुरी तरीके से हारे, पूरा बिहार राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ एकजुट हो गया। जी
सत्ता पक्ष विपक्ष सब जो थे वो राजीव प्रताप रूडी के साथ एकजुट हो गए। और तो इसलिए अब ये समझा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है समीर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ। इधर एक समीर जी खबर ये है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से कहा जाए वो कह रहे थे, मतलब उनका अपमान कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि सीज फायर जो है उन्होंने धमकी देकर कराया, व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में ट्रंप की आवाज नहीं सुन रही थी, जबकि 56 बार जो थे वो ट्रंप कह चुके थे। लेकिन कल जैसे ही ट्रंप उसने कहा कि भाई मोदी मेरे मित्र हैं और महान हैं, जैसे ही कहा तो प्रधानमंत्री के कानों में इतनी सी बात पहुंची कि ट्रंप की मोदी मेरे मित्र हैं और महान हैं। तुरंत मोदी जी ने थैंक यू था वो ट्रंप साहब को बोल दिया। लेकिन उसके आगे ट्रंप ने क्या कहा था ये मोदी जी ने नहीं सुना। लेकिन चलिए इतना तो सुन लिया, ट्रंप की बात कानों में पहुंची। अगर ये पहुंची ट्रंप के कानों में बात की साहब आप हमारे मित्र हैं, तो समझिए निश्चित तौर पर ये बात भी ट्रंप की जो है कानों में पहुंची होगी। जो 56 बार ट्रंप ने कहा था कि भाई सीज फायर करवाया हमने, हाँ सीज फायर हमने करवाया, तो ये भी जो है निश्चित तौर पर उनके कान में ये बात पहुंची होगी। लेकिन वो अब नहीं सुना उन्होंने, ये देखा जा सकता है। ट्रंप ने जो समीर जी ट्वीट किया था, वो ट्रंप ने जो था वो सीधे सीधे ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं मेरे मित्र हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं मैं उससे खुश नहीं, वो इस समय अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये भी साथ में जोड़ा था। अब उसके जवाब में ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वो ट्वीट भी हम लोग देख सकते हैं जवाब देते हुए, और यह बता सकते हैं जी बिल्कुल उन्होंने लिखा है और अंग्रेजी में ही प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। उसका हिंदी तर्जुमा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ये प्रधानमंत्री ने उनको अप्रिशिएट करते हुए, प्रशंसा करते हुए लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रधानमंत्री की तारीफ की, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लेकर वो दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हमने भारत को, पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और टैरिफ का और व्यापार का डर दिखाया, तब जाकर वो दोनों सीज फायर को तैयार हुए। इस पर प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एक शब्द नहीं बोले। जबरन इस पर चर्चा के लिए मजबूर भी हुई सरकार, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में तो जवाब दिया, बोले ही नहीं, और राज्यसभा में जवाब देने से ही बच गए। अमित शाह को दे दी जिम्मेदारी। अमित शाह को जिम्मेदारी दे दी। और समझ एक बार भी जो था उनका मुंह से ट्रंप का नाम नहीं निकला। अब ये कई महीने के बाद जाकर ट्रंप का नाम निकला और इसको दिया है। लेकिन इस बीच खबर ये समझिए कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका वार्षिक सत्र होना है, उसमें नहीं जा, और उसमें प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उसमें नहीं जा रहे हैं। किस लिए नहीं जा रहे हैं? कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां जाते तो ट्रंप से आमना सामना होता और ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती थी। ट्रंप हो सकता है कि सामने ही जो थे कुछ बातें कह देते तो ट्रंप का सामना ही ना करना पड़े, तो इसलिए नरेंद्र मोदी अब नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो वहां जाकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से रिश्ते क्यों बिगाड़ लिए या ट्रंप ने रिश्ते क्यों बिगाड़ लिए? और अगर ट्रंप कह रहे हैं कि साहब वो बड़े महान हैं, मेरे मित्र हैं, तो ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है वो टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया है, ये होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर थैंक यू ट्रंप बोल रहे हैं, नमस्ते ट्रंप के बाद अब थैंक यू ट्रंप किया जा रहा है, तो ये थैंक यू ट्रंप क्या इसलिए किया जा रहा है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है। प्रधानमंत्री को इसको लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि 50% टैरिफ जो लगाया ट्रंप ने, उस पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को कम से कम ट्वीट करना चाहिए था। उसी ट्वीट में जो था ट्रंप से कहना चाहिए था कि आपने ये गलत किया है 50% टैरिफ लगाकर, लेकिन आपने वो ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई है। तो ये कमजोर प्रधानमंत्री के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर और अभी पिछले दिनों जब जापान और चाइना गए थे तो वहाँ एस जयशंकर को नहीं ले गए थे अमलेदु जी, जबकि इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, सीओ सम्मेलन वहाँ पर था। वहाँ विदेश मंत्री भी अक्सर प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नहीं ले गए थे। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जो वार्षिक बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो उनकी जगह एस जयशंकर जाएंगे। और ये अब कहा, एक ये भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि इसीलिए नहीं जा रहे हैं। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की थी अमलेंदु जी की उनको बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए, तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करना है इसलिए शायद नहीं जा रहे। कुछ जगह इस तरह की भी खबरें चल रही है। अब बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की
बैठक को छोड़ देना ये थोड़ा सा समझ में कम आता है। लेकिन ये खबर ज़रूर आ रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री अब जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो एक अलग का मसला है कि जाते हैं कि नहीं जाते जी। हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान गए थे 36 कैमरे लेकर। अब शिवराज सिंह चौहान भी चूंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो वो भी 36 कैमरों से कम में नहीं जाते हैं। जी। तो वो भी 36 कैमरे लेकर पंजाब गए थे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री जो है उनके कैमरे अभी शायद जो है वो साफ हो रहे होंगे, लेंस वेंस उनके साथ किए जा रहे होंगे। तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जो है जाएंगे कैमरों के साथ में और जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से समीर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं इस बाढ़ में जी। मुझे लगता है कि ऐसे दो मुख्यमंत्री जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, कम से कम फिलहाल जो है और मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से काम करते हुए भगवंत मान को भी दिखाई पड़ना चाहिए था जी, प्रधानमंत्री को भी दिखाई पड़ना चाहिए था और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी काम करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए था। लेकिन सुक्खू और उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो है वो दौरा किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, वो क्या बात कर रहे हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बाढ़ प्रभावित और कई राज्यों में जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरीके से इस समय ग्रस्त हैं और वहाँ लाखों लोगों का पलायन हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरे के बाद उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। करने वाले हैं किसी विशेष राहुल गांधी का वो हम जो उन्होंने अपील की थी, एक बार कोशिश करेंगे उसको भी सुनने की। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई अमलेंदु जी। और ये जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, ऐसे में सवाल उठता है कि वो रिलीफ फंड है किसके लिए? हाँ बिल्कुल, ये रिलीफ फंड किसके लिए, इसको जो है समझा जाता है कि ये रिलीफ फंड किस समय काम आएगा। हाँ। और वो जो पीएमओ का जो बना था फंड, एक बार अलग से भी बना था। जी हाँ। क्या था, पीएम केयर फंड। केयर फंड, जी उसका हाँ, तो अब कोई चर्चा ही नहीं होती, वो पैसा आया वो चला कहाँ गया, इस बारे में कोई चर्चा होती नहीं। लेकिन इस पे भी चर्चा होनी चाहिए समझिए, तो वो चर्चा नहीं हो रही है। तो अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश में जिस तरीके से समीर जी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और ये बाढ़ की स्थिति अगर देखा जाए समीर जी, तो इसके लिए सरकार की नीतियां जो हैं वो जिम्मेदार है। खासतौर से जिस तरीके से उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकारों ने पहाड़ को छलनी कर दिया बुरी तरीके से, ताकि जो आरोप है कि प्रधानमंत्री के मित्रों के जो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो वहाँ लग सके, उसके लिए जिस तरीके से किया गया है उसका दुष्परिणाम जो है वो इस तरीके की बाढ़ में देखने में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान भी लिया समीर जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो टिप्पणी की थी वो ये कहा कि लगता ही ऐसा है कि पेड़ों का अवैध कटान किया गया है, जिसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर यहाँ और पंजाब, यहाँ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आई हुई है। ये एक साधारण घटना नहीं है। तो ये समझिए समझा सकता है कि जिस तरीके से ये बाढ़ आ रही है और बाढ़ से इस समय जो राज्य जूझ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से छलनी किया है पहाड़ों को, उसके दुष्परिणाम ये सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, देख सकते हैं इनका सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ये एक ट्वीट किया हुआ है कि बिजली कंपनियां दशकों से हिमाचल की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही हैं। अब समय आ गया कि वे कंपनियां प्रदेश को उसके अधिकार वापस लौटाएं। बेरास्यूल और शानन प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई इस माह सर्वोच्च न्यायालय में होनी है, जिनमें हमने प्रदेश के हितों की पैरवी के लिए शीर्षस्थ वकीलों को उतारा है। हम पूरी ताकत के साथ हिमाचल के हक की लड़ाई लड़ेंगे, न कोई समझौता करेंगे और न ही कोई कदम पीछे खींचेंगे। 2 दिन पुराना ये ट्वीट है, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि किस तरह से वहाँ पर ये मैन मेड ये आपदा है, यानी खुद से निर्मित अब हम लोगों ने खुद से इसको बनाया है। किस तरह से उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर और पंजाब में इस तरह के, पंजाब में हालात नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर तमाम जो परियोजनाएं हैं और पहाड़ों को किस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ बनाई जा रही हैं, हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जबकि लगातार आपदाएं, इतनी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ के लोगों को उसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, पहाड़ के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश का असर समझिए पंजाब पर पड़ता है। जी हाँ, लगे हुए हैं ऊपर, पंजाब के ऊपर भी ठीक हिमाचल है। तो हाँ। हिमाचल में कुछ होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसका असर पंजाब पर भी आता है। और पंजाब में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी थी। एक तब तो कहा जा रहा था हमने पानी रोक दिया है
पाकिस्तान का सिंधु नदी का जी। ठीक है, आपने रोक दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है पंजाब में इसको लेकर? सुक्खू ने जो कहा सभी जो विधानसभा के अंदर उनकी बाइट मतलब अपना वक्तव्य दिया था, जी। उसको हम सुन भी सकते हैं कि उन्होंने बिजली कंपनियां किस तरीके से उन्होंने पहाड़ों को छलनी किया है, इसको लेकर अपनी बातें कही हैं जी। कि हम सुन भी सकते हैं कि क्या कहा। जी बिल्कुल, सुनते हैं विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहा और क्या बिजली कंपनियों से कि वो यहाँ उसका फायदा उठा रही हैं, लेकिन अब उनको जरूरत है तो उसमें आगे भी आना चाहिए। तो सुनते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू का विधानसभा में दिया गया बयान। लेकिन ये इसको लेकर कोई जो परियोजनाएं हैं और जिस तरीके से वहाँ पर पहाड़ों पर तमाम तरीके से वहाँ कटाई हो रही है, उसका जो प्राकृतिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उस पर अभी भी कोई लगाम लगती नहीं दिख रही है हमें तो जी। पहाड़ों को काटने की हजारों लाखों की संख्या में कोई न कोई वहाँ प्रोजेक्ट होते हैं जिससे वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। समीर जी देखिए, मजे की बात क्या है जी। कि प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम पे तो लगवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जंगल जो है वो साफ किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के मित्रों के लिए। बस्तर में पूरी तरीके से जंगल तबाह किए जा रहे हैं जी। हंसदेव अरण्य कहलाता है, हाँ। वहाँ जो है अडानी के उसके लिए उड़ीसा में जंगल साफ किए जा रहे हैं। झारखंड में किए जा रहे हैं, मतलब की योजना थी, लेकिन वहाँ जनता ने साहब वो नहीं दिया, तो वरना वहाँ भी होता, ये उनको चाहिए था। तो जिस तरीके से बर्बाद किया गया है उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को बीजेपी सरकारों ने, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली कंपनियों के लिए। निश्चित तौर पर जब कोई पावर प्रोजेक्ट वाला प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे डीपीआर का खर्चा देने में पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बिजली बोर्ड ने भी तो पैसा खर्च करके डीपीआर बनाई है। लेकिन उसको सरकार की उदासीनता जो पिछली थी उसने उन्हें उसको टालते रहे और कुछ जगह हाई कोर्ट में कि चले गए। हाई कोर्ट में भी बड़ी विचित्र बात है, हाई कोर्ट में भी जो हम हर जगह केस हार जाते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में टॉप के वकील और सुप्रीम कोर्ट में टॉप के वकील नियुक्त किए जाएंगे, जिसका परिणाम ये रहा जीएसडब्ल्यू से हम 18% फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में लेने लगे और 250 करोड़ रुपये का एक साल में हमें प्रॉफिट होना की संभावना है। दूसरा, बहुत अच्छी बात की कि बैरासूल शानन 2 प्रोजेक्टों की इन्होंने बात की है। बैरासूल में हमारा मत सही है, जिस प्रदेश की संपदा का 40 साल से दोहन कर लिया गया है, उस 40 साल के बाद वो बैरासूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में वापस आना चाहिए। हमारे ऊर्जा विभाग ने उनको नोटिस दिया, वो उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में अभी स्टे है, लेकिन हम उसके लिए भी जल्दी ही आगे अपील दायर करेंगे। दूसरा, जो शानन प्रोजेक्ट है, ये जो ये सितंबर महीना है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस सितंबर महीने में हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है और हमने नामी वकील कपिल सिब्बल जी को और जो उनके बिजली के संबंधित उनको खड़ा किया है। और दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लाडा से संबंधित कहा है, तो लाडा से संबंधित मुझे अभी आपने जानकारी दी है, मैं इस बारे में विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सितंबर महीने में इसलिए भी क्योंकि अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का लाया, हमारा बीबीएमबी भी सितंबर में लगा, 10 सितंबर को, 17 सितंबर को हमारा शानन प्रोजेक्ट भी लगा है। और तीनों प्रोजेक्टों पर मैं खुद देख रहा हूँ और तीनों प्रोजेक्ट पर हम अपने हिंदुस्तान के जो नामी वकीलन को खड़ा करेंगे। हम हिमाचल की संपदा को तो ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे, ना ही लूटेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। यही व्यवस्था परिवर्तन है कि 40 साल के बाद हम इनको लेकर आएंगे। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और बुरी तरीके से बाढ़ से इस समय जूझ रहे हैं उत्तर भारत के कई राज्य, उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और ये उत्तराखंड है। लेकिन अभी तक ये अपील की जा रही है कि विशेष राहत पैकेज दिए जाए, अभी तक कोई उसकी घोषणा नहीं हुई है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को लेकर और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर यहाँ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिखाई पड़ रही है,
उसमें अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, या एनडीए के घटक दलों से वो संपर्क कर रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की बेचैनी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिखाई पड़ रही है, वो क्या गुल खिलाती है, और ये 9 सितंबर को पता लग जाएगा क्या होने वाला है। रहेगी हमारी नजर। बने